सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। साथियों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा पर। तो दोस्तों, इसके पहले हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था में भाग 1 हो गया था और फिर आज के सेशन में फिर कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया था जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अर्थात किसने क्या कहा था, स्टेटमेंट जो है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो ये है उद्देशिका की राजनीति, यानी उद्देशिका को राजनीति का जनपत्री कहा है के मुंशी ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है सर अर्नेस्ट वाकर ने। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। और संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये सुभाष कश्यप का कथन है। तो इसी के आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। नोटेड पॉइंट है, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। ये गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब चलते हैं उद्देशिका पे, जो हमारा प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी है उद्देशिका यानी प्रस्तावना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचियां और उनके विषय, कुछ अनुसूचियां हैं और उनके विषय क्या क्या हैं। पहली अनुसूची है राज्य और संघ राज क्षेत्र। जो पहली अनुसूची है वो राज्य और संघ राज क्षेत्र की है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन और भत्ता, पेंशन, राष्ट्रपति तथा उच्च पदाधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थलों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठवीं इसी प्रकार हमारी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध। और सातवीं अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। आठवीं अनुसूची है भाषा। और नौवीं अनुसूची है जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ है, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध। और 11वीं अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान। और 12वीं अनुसूची है जो 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध इसमें दिए गए हैं। तो ये रहे अनुसूचियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है बल्कि अनुच्छेद 60 में है। और संघ सूची में 97 विषय सम्मिलित हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 98 हैं, इनका उल्लेख है। राज्य सूची में 66 विषय यानी वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 हैं। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय जो वर्तमान की गणना दृष्टि से कुल 52 हैं, इनका उल्लेख किया गया है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है।
14 भाषाएं मूल रूप से थी, जबकि 8 भाषाओं को संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है। जैसे 21वां संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है शासन प्रणाली। हमारे देश की शासन प्रणाली कैसी है, इसमें देखते हैं। प्राचीन राजतंत्र, शासक और राजा। आधुनिक रूप में है लोकतंत्र, शासक और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। जो प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन पहले लोग थे, उसमें राजतंत्र था, एक राजा होता था जो शासक कहलाता था और बाकी सभी प्रजा होती थी। और ये इसका जो डिसीजन होता था कि कौन राजा बनेगा, तो ये होता था आनुवंशिक होता था, यानी राजा का लड़का राजा बनता था, जो उसका उत्तराधिकारी होता था, और सत्ता का स्रोत जो था वो स्वयं राजा ही था। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सऊदी अरब जैसे है, यूएई है, ओमान है, कतर है, भूटान है, आदि ये देश जो हैं इसमें अभी भी राजतंत्र है और राजा का लड़का राजा बनता था। इसी प्रकार जो आधुनिक में चल रहा है, आधुनिक प्रक्रिया है, वो है लोकतंत्र, और इसमें शासक होता है जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इसके अंतर्गत पद और योग्यता आधारित है और सत्ता का स्रोत जनता है। इसमें सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी जो है ये सब सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, भारत है, कनाडा है, फ्रांस है, आदि ये जो देश हैं यहाँ पर ये लोकतंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोकतंत्र शासन प्रणाली के मुख्य रूप क्या है उनको देखते हैं। एक होता है अध्यक्षीय और संसदीय। अध्यक्षीय के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है और शासनाध्यक्ष के अंतर्गत सरकार का प्रमुख होता है, यानी कि ये राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है यूएसए है। और आगे देखते हैं संसदीय प्रणाली में। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है और शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्राध्यक्ष में राष्ट्रपति या राजा और शासनाध्यक्ष में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, और राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता है और राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। इसके जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है उसमें है दो आते हैं, एक आता है ब्रिटेन और दूसरा आता है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या हैं। तो संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या और भूभाग, ये चित्र के रूप में दिखाया गया है और इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य भी दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं, ये जरूरी है देखना। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। मित्रों, संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। तो प्रश्न हमारे यहाँ मिल गए। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। इसी क्रम में संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है यूके को, यानी यूनाइटेड किंगडम को। और भारत की सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता, यानी जनता के द्वारा सब चुना जाएगा, जो भी चुन के जाएगा जनता द्वारा सीधे चुना जाएगा। जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। भारत में सत्ता एकमात्र स्रोत है जनता और भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है राज्य यानी देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद भी कहा जाता है, अर्थात किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है। और भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, ये केसी व्हियर ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब राष्ट्रीय प्रतीक हमारे क्या हैं? राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये सभी को मालूम है। भारत का राजकीय चिन्ह है वो अशोक है।
अशोक सिंह का स्तंभ और राष्ट्रगान जो है हमारा वो जनगण मन अधिनायक जो है ये है। चलिए इसके अनुपात की और साइज की लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है और इसके अभिकल्पनाकर्ता जो है पिंगली वेंकैया हैं। यहाँ से भी प्रश्न उठाए जाते हैं परीक्षाओं में। इसके जो अभिकल्पनाकर्ता हैं वो हैं पिंगली वेंकैया। और इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2, यानी 3:2 के अनुपात में ये है। और ये अपनाया गया है, कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को। और इसी पट्टी का जो रंग है वो केसरिया है। केसरिया जो होता है वो साहस का प्रतीक है। केसरिया क्या है? साहस का प्रतीक है। और सफेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है। केसरिया हमारा जो है ये साहस का प्रतीक है और सफेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और हरा जो है उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। और बीच में जो चक्र होता है वो नीला होता है और इसमें कुल 24 तीलियां होती हैं और ये न्याय का प्रतीक है। लिया गया अशोक के चिन्ह स्तंभ का जो सारनाथ से लिया गया है। और इस नोटेड पॉइंट को देख लेते हैं। राजकीय चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो राजकीय चिन्ह है अशोक का स्तंभ है जो सारनाथ से लिया गया है। और अंकित शब्द जो इस पे हैं उस पे लिखे गए हैं सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते मित्रों मुंडोपनिषद से लिया गया है। और जो इसको अपनाने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और इसमें 4 सिंह है। सिंहों से लेकर प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। तो इसमें पूछा जाता है कि सिंहों की संख्या कितनी है। तो मित्रों देखने में वैसे तो होते हैं वो 4, लेकिन देखने में 3 ही दिखाई पड़ते हैं। एक इस साइड से दिखाई देगा, एक इस साइड से दिखाई देगा, एक सामने से दिखाई देगा, पीछे वाला नहीं दिखाई देता है। तो 4 सिंहों की संख्या होती है लेकिन वो दिखने में 3 ही दिखते हैं। और मित्रों नीचे जो अंकित चिन्ह है उसमें बैल है, अशोक चक्र है और घोड़ा है। एक स्टेटस जो होता है उसमें वहां पर एक अशोक चक्र है, एक बैल है और एक घोड़ा का चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने जनगण मन अधिनायक की रचना की और तत्वबोधिनी पत्रिका से इसे लिया गया है। इसको जो गाने की बात करें तो 52 सेकंड में गाया जाता है और इसकी जो गायन अवधि है 52 सेकंड है। और इसको अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। और प्रथम बार ये गाया गया है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया है। और इसके रचयिता जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रगान का संक्षिप्त पाठ को गाने अथवा बजाने में लगभग 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गीत की बात कर लेते हैं। वंदे मातरम जो आनंद मठ से लिया गया है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम वंदे मातरम। और इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको जो अपनाया गया है वो वर्ष 1950 में अपनाया गया है और प्रथम गायन इसका हुआ है 1896 ईस्वी में। अब अपने राष्ट्रीय पंचांग की बात कर लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कैसा है, अर्थात ये किस पर आधारित है? तो मित्रों ये शक संबोध पर आधारित है। और ये शक संबोध पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। प्रथम माह इसका चैत से शुरू होता है, यानी हिंदी नेम जो है वो चैत से शुरू होता है। और जो अंतिम का माह होता है वो फाल्गुन होता है। चलिए आगे देखते हैं और इस डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय पशु पक्षी जो है हमारा राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, ये सब देखते हैं। तो इस गोले के माध्यम से समझाया गया है। राष्ट्रीय पशु जो हमारा है वो बाघ है, यानी राष्ट्रीय की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है और राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। और राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है। राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल हमारा आम है। राष्ट्रीय मुद्रा जो है रुपया है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है, वट वृक्ष जिसको कहते हैं। तो इस डायग्राम से हमारे 2 नंबर पक्के हो गए कम से कम। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी
राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पेज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं अब राष्ट्रीय दिवस, हमारे जो त्योहार हैं उनको देख लेते हैं। त्योहार की बात करें मित्रों तो ये है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। गणतंत्र दिवस जो हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जो नदी है वो गंगा नदी है और इसको वर्ष 2008 में घोषित किया गया है। चलिए विविध की बात कर लेते हैं। मुंबई है और इसका मुख्यालय पश्चिमी क्षेत्रीय पार्षद परिषद में है। इसका मुख्यालय है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय है दिल्ली। मित्रों, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है मुंबई और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है दिल्ली। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है और मध्य क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय प्रयागराज और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई जिसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख रियासतें यानी भारत में विलय हुई उनको देख लेते हैं। तो यह है रियासत विलय की तिथि और विलय माध्यम। अब देखिए जम्मू और कश्मीर जो है 26 अक्टूबर 1947 को इसका तिथि है विलय होने का और ये विलय पत्र के द्वारा विलय हुआ। नेक्स्ट है हैदराबाद जो है 17 सितंबर 1948 को विलय हुआ लोगों का है। और फिर जूनागढ़ का विजय है तो ये हुआ 9 नवंबर 1947 को और भारत सरकार का नियंत्रण है इस पे। और 20 फरवरी 1948 को जो है इसका विलय तिथि है जो जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया गया। और 20 जनवरी 1950 को यानी सौराष्ट्र में विलय हुआ। तो ये रहे आपके राज्य जो विलय हुए, उन किस कारण से विलय हुए ये दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में प्रावधान है और भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 से 4 तक ये उल्लिखित किया गया है। तो इसको देखते हैं। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि में कुल 368 के प्रयोजनों का संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। और अनुच्छेद 2 देखते हैं क्या दिया गया है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। और चौथा जो हमारा है वो है, इसको तो पहले ही पढ़ चुके, संसद द्वारा 2 अथवा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाषाई प्रांत आयोग। ये प्रांत आयोग है, इसका गठन हुआ है जून 1948 में। अध्यक्ष है एस के धर और रिपोर्ट सौंपी है दिसंबर 1948 में। और अनुशंसा यानी राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर हो, न कि भाषाई आधार पर। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन जो हुआ 1953 में हुआ और इसके अध्यक्ष हैं फजल अली और इसके अन्य सदस्य भी हैं KM पड़िक्कर एवं NN कुंजरू, जो रिपोर्ट सौंपी है। और वर्ष 1955 में अनुशंसा के आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की गई है। इसी में देखते हैं थोड़ा, ये है JBP समिति, एक समिति है जिसका गठन दिसंबर 1948 में किया गया। और इसके सदस्यों की बात कर लें तो सदस्य हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है और सीता पट्टाभी रमैया हैं। रिपोर्ट सौंपी अगस्त 1949 को और अनुशंसा के आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकृत किया गया। नेक्स्ट आता है तात्कालिक कारण। अब है पोटियो श्री रामुलू की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मौत।
और इसका गठन है अक्टूबर 1953 में। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन है। विशेषता इसकी है भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य कौन सा है, तो विभाजन 2 जून 2014 को तेलंगाना से अलग हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न राज्यों के गठन की तिथि जो है, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में, और गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 और गोवा 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 36 नवंबर जो अलग हुआ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। करते हैं, यदि भारत के किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जाता है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा संविधान संशोधन अधिनियम 1960 को लागू हुआ, जिसके अंतर्गत बेरूबाई संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 कुछ भारतीय क्षेत्र जैसे बांग्लादेश को सौंपा गया। चलिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 सह राज्य के रूप में शामिल। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के जरिए 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों का गठन किया गया। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना उपबंधित है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है संसद द्वारा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत अधिकार प्राप्त हैं, अर्थात केवल भारतीय नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है नागरिकता, और इसका उल्लेख संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। नागरिकता के बारे में देखते हैं। इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, यानी भारतीय नागरिक और विदेशी। इसके अंतर्गत इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक जो भारतीय मूल के निवासी हैं अर्थात जिनका जन्म भारत में हुआ है, और दूसरे विदेशी होते हैं जो कहीं अन्यत्र जगह से आकर के यहाँ यानी भारत में रहने लगते हैं। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 छठी अनुसूची में शामिल और असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हमारा अनुच्छेद जो 11 है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। चलिए इधर से पहले देखते हैं, अनुच्छेद 5 देखते हैं। तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान लागू होने के समय नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा हमारा 6वां है अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। और नेक्स्ट हमारा है 7वां अनुच्छेद, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार हैं। और 8वां आता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार हैं। और अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः
जो है समाप्त समझी जाएगी। 10वां हमारा जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो ये हमारे थे नागरिकता के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता प्राप्ति एवं अंत। नागरिकता प्राप्ति है और उसका अंत कैसे है? तो एक तो नागरिकता होती है जन्म से, दूसरी होती है वंश परंपरा से, यानी जैसे बाबा से पुत्र हुआ, पुत्र से उसका नाती हुआ, इस तरह के पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। एक होता है पंजीकरण से, एक होता है देशीकरण से और अर्जित भूमि के समामेलन से। तो ये नागरिकता की प्राप्ति है और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है, यह अनुच्छेद 11 के अंतर्गत है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है, जो संसद के द्वारा पारित किया गया है। दोहरी नागरिकता की राज्यों के लिए पृथक नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। मित्रों, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसमें जैसे एक देश का होगा और दूसरा स्टेट का नागरिक होगा, और अपने यहाँ भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कोई भी व्यक्ति है किसी भी स्टेट में रहता है वो केवल भारतीय नागरिक है, अर्थात उसको भारतीय नागरिक के रूप में जाना जाएगा। और अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी पहले वो देश का नागरिक है, उसके बाद राज्य का नागरिक है। लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है। अपने भारत के हिसाब से हर व्यक्ति केवल भारतीय है। नेक्स्ट हमारा है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में उपबंध हैं, जो अनुच्छेद 8 में वर्णित है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है, जैसे अपने यहाँ भारत से कोई व्यक्ति जाकर के विदेश में रहने लगता है और वो विदेश का नागरिक हो जाता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता से उसका सिटीजनशिप समाप्त हो जाता है, यानी भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है स्वतः। यह अनुच्छेद 9 में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एक पॉइंट है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर या नागरिकता त्यागने पर, सरकार द्वारा वंचित करने पर, ये तीनों पॉइंट में भारतीय नागरिकता का लोप हो जाता है। पहले तो ये दिया गया है कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। एक जन्म से होता है, एक वंश परंपरा से होता है, और पंजीकरण से होता है, देशीकरण से होता है, और अर्जित भूमि के समामेलन से होता है। लेकिन नागरिकता का अंत कैसे होता है? तो ये किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, या व्यक्ति स्वेच्छा से जाकर के किसी विदेश में रहने लगता है और यहाँ की नागरिकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो यहाँ यानी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और दूसरा है नागरिकता त्यागने पर, यदि कोई व्यक्ति नागरिकता यहाँ का त्यागता है तो उस कंडीशन में भी भारतीय नागरिकता का लोप होगा, और सरकार द्वारा वंचित करने पर भी भारतीय नागरिकता का लोप हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये प्रक्रिया लागू है 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। अब यह है नागरिकता देगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अल्पसंख्यकों को। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैन को, पारसी को और ईसाई को, इन सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है, जो 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है संसद। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है केवल एकल नागरिकता। नेक्स्ट है, अमेरिका में नागरिकता प्रदान की जाती है दोहरी नागरिकता। और आगे चलते हैं। फिर है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में व्यतीत करने होंगे, यानी 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे। 7 वर्ष के बाद
उस व्यक्ति को कंसीडर किया जाएगा, नागरिकता देने का विचार किया जाएगा। अर्थात वो व्यक्ति देश का नागरिक हो सकता है 7 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फिर है मूल अधिकार, जो 11 पॉइंट है और इसका संविधान में उल्लेख है। ये भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। भाग 3 होगा इसका और अनुच्छेद जो होगा 12 से 35 तक में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान है ये अमेरिका से लिया गया है। ये मूल अधिकार हमारे हैं और इसकी संख्या की बात करें तो मूल संविधान में 7 हैं और वर्तमान में 6 हैं। प्रकृति की बात करें तो न्यायोचित प्रकृति है, वाद योग्य है, न्यायालय में परिवर्तनीय है। और संसद की बात करें तो संशोधन का अधिकार है। और संरक्षक की बात करें तो ये न्यायपालिका को इसका संरक्षण प्राप्त है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, उनको देखते हैं। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। सिखों का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी सिख समुदाय के लोग जो अपने साथ एक कृपण रखते हैं, वो कृपण रखने का अधिकार इनको मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ये दिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 के प्रदत्त मौलिक अधिकार को छीनता या उसको कमजोर करता या उसको कम करता हो, न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वो कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट हमारा है अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या दिया गया है, ये समता का अधिकार। संविधान में मूल अधिकारों की जो वर्तमान संख्या है वो 6 है और पहले 7 थी। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक। और अनुच्छेद 29 से 30 तक में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये 23 से 24 में वर्णित है। और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, ये 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण है, जो अनुच्छेद 14 में वर्णित है। और समता का अधिकार भी प्राप्त है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में आता है। और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 में वर्णित है। और अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता है। और अगला हमारा अनुच्छेद 19 है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। क्या क्या हमको स्वतंत्रता मिली हुई है, तो अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 19 हो गया। और अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 प्राणी एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और 21 का जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसके तहत सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये बाद में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 22 हमारा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एक निषेध संरक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रताएं। क्या क्या भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट खा में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, जिसमें व्यक्ति एक सम्मेलन कर सकता है और शांतिपूर्वक सभा का आयोजन कर सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। और नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 19 फर्स्ट ग में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद फर्स्ट अंगा के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाए और उसको जहाँ पर अच्छा लगे वो रह सकता है, अपना निवास स्थान बना सकता है, किसी भी स्टेट में भारत के किसी भी कोने में वो रह सकता है। ये स्वतंत्रता 19 फर्स्ट अंगा के तहत उसको
प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा है 19 फर्स्ट छा, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अर्थात इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो जैसा व्यापार या बिजनेस करना चाहता है वो उसके लिए स्वतंत्र है, वो जाकर कहीं भी रह सकता है और कहीं भी अपना बिजनेस व्यवसाय कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अनुच्छेद है 21। अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले जो प्रावधान दिए गए हैं वो हैं गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य जो 1975 में हुआ, मलक सिंह बनाम पंजाब और हरियाणा राज्य और अन्य वाद जो 1980 में हुआ। इसके तहत जो प्रमुख संबंधित वाद हैं, इसके तहत ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो 1950 में हुआ और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में वाद प्रस्तुत किया गया। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की उचित और न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव है। अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैविक स्वतंत्रता की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 फर्स्ट घ के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण का अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने और एकांतता का अधिकार यानी राइट फॉर प्राइवेसी प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके अंतर्गत हमारे आते हैं कुछ प्रमुख अधिकार दिए गए हैं और प्रमुख अधिकार जो है इस प्रकार हैं। शीघ्र विचारण का अधिकार यानी एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार और इसी के तहत जीवन साथी चुनने का अधिकार यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। विदेश भ्रमण करने का अधिकार है और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार है, जिसमें व्यक्ति गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार शामिल यानी गैर सरकारी संगठन, कामन काज की याचिका पर निर्णय, ये सभी शामिल हैं। और भाग 4 के अनुच्छेद 45 से संबंधित है। 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा आरंभिक शिशुत्व देखरेख और शिक्षा का उपलब्ध किया गया है। 66वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। मित्रों, अनुच्छेद 21 का ये हमें अथॉरिटी देता है कि राज्य के अंतर्गत जितने भी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं वो समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसके अंतर्गत 51 का निट्टा के अंतर्गत माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बालक और प्रतिपाल यानी जो उसका पाल्य है के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है जीवन रक्षा का अधिकार। इसके तहत निजता का अधिकार सम्मिलित है, स्वास्थ्य का अधिकार सम्मिलित है, महिलाओं का गरिमा से जीने का अधिकार सम्मिलित है और एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता का अधिकार वर्णित है और स्वच्छ पर्यावरण प्रदूषण सहित जल और वायु में जीने का अधिकार और हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार भी सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है विदेश यात्रा का अधिकार और राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, आश्रय का अधिकार और विधिक सहायता का अधिकार, ये सभी अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट हमारा आता है संपत्ति का अधिकार। इसको 3 भागों में वर्णित किया गया है, पूर्व स्थिति, वर्तमान स्थिति और संबंधित संविधान संशोधन। पूर्व स्थिति की बात पहले कर लेते हैं। मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट चा और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत और वर्तमान स्थिति जो आती है वो विविध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 का में उल्लिखित है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है संविधान संबंधित संविधान संशोधन का अधिकार, वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा विधिक अधिकार प्राप्त है। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये दिया है भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त प्रमुख मूल अधिकार जो दिए गए हैं, यानी कोई भारतीय नागरिक है उसको भी और जो विदेशी नागरिक है उसको भी उसके समकक्ष जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, 23, 24, 25, 26 और 27 और अनुच्छेद 28 से लेकर के
यानी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक के सारे प्रावधान में ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी मूल अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत इसको 4 आर्टिकल में डिवाइड किया गया है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, एक्ट 27 और 28। इनके अलग अलग कार्य हैं। अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है और किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में भी स्वतंत्रता प्राप्त है। और अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं जो आर्टिकल 29 के अंतर्गत आते हैं। यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का भी संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये आते हैं। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है और मूल अधिकार समाप्त समझे हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 और 44वां संशोधन अधिनियम 1978 ये 3 दिए गए हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर ये मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है और अनुच्छेद 359 ये संविधान संशोधन के तहत हुआ है और अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 का है, अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर पाबंदी लगी है, यानी पाबंदी है इस पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उनको देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल संरचना यानी जो उसका बुनियादी ढांचा होता है के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया गया है। और ये जो हमारा केस था ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 के बाद में देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है और वो भी 3 माह के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं और फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि मित्रों वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और इसमें पढ़ने में सभी को बोरियत महसूस होती है। तो मैंने इसको 4 पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड किया है और सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उससे एक दूसरे वीडियो को अटैच कर दिया जाएगा, यानी आई बटन पर भी ये दे दिया जाएगा, जिससे आप जो है जा करके एक तरफ से सभी वीडियो को जोड़कर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और अगले एपिसोड में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी 12वां पॉइंट से इसका प्रारंभ करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।